हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं व्यावसायिक वातावरण का सेकंड भाग। इसके पहले हम देख चुके थे व्यावसायिक वातावरण क्या है और व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। आज हम देखते हैं आगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण या वातावरण पर व्यवसाय करने वाले लोगों का विशेष ध्यान रहा है, क्योंकि मनुष्य या व्यवस्था वो कैसा होता है, वातावरण का गुलाम होता है। जिस वातावरण में वह रह रहा है उसके हिसाब से उसे व्यवसाय करना होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हम लोग आज के समय में देखते हैं कि जिस स्थान पे जो वस्तु ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पे उस चीज़ का व्यवसाय किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, आसाम में चाय बागान है और कश्मीर में फल बागान है। वैसी एक एग्जाम्पल है, स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा जगह है, किंतु वह प्रकृति व वातावरण के अनुकूल अपने उद्योग धंधे प्रारंभ करके रखा है। इसलिए वो अपने आप में कैसा देश है, विकसित देश है। और आज के समय में जब व्यावसायिक वातावरण का विशेष महत्व बढ़ा हुआ है, तो व्यवसाय से संबंधित कोई भी नियोजन करने के पूर्व, कोई प्लानिंग करने के पूर्व व्यावसायिक वातावरण का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम सीखते हैं सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण के महत्व में। पहला पॉइंट है व्यवसाय का निर्धारण। व्यावसायिक वातावरण जिस उद्योग की स्थापना के अनुसार होगा, उसी स्वभाव का उद्योग प्रारंभ करना होगा। मतलब जहाँ पे हम उद्योग अपना स्थापित करने जा रहे हैं, वहाँ उस उद्योग के लिए कैसा वातावरण है, उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्योग हमें स्टार्ट करना होगा। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगर आप चाय का बागान खोल रहे हैं तो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा कि वहाँ पे चाय बागान लायक मिट्टी होगा, वहाँ का वातावरण उस तरह का होगा कि वहाँ चाय बागान आसान से बनाया जा सके। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय का निर्धारण करता है। व्यवसाय का निर्धारण किससे होता है? व्यावसायिक वातावरण से। हम व्यवसाय के वातावरण के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है, और इस हिसाब से हमारा व्यवसाय स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं परिवर्तनों का ज्ञान। व्यावसायिक वातावरण हमें परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। परिवर्तनों का ज्ञान कहने का मतलब क्या है कि आ, हमारा जो व्यवसाय है उसमें रोज़ दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। उपभोक्ताओं की रुचि में, फैशन में, आदत में, टेक्नोलॉजी में, है ना, या फिर जो प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं उसके रंग रूप आदि में डेली नया नया क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो व्यावसायिक वातावरण का इस बात पे महत्व है कि वो हमें इस परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, ताकि हम उस परिवर्तन के अनुरूप अपने व्यवसाय को चेंज कर सकें, उसमें चेंजिंग ला दें, उस प्लानिंग में अपनी चेंजिंग ला दें, उस तरह की वस्तु तैयार करना शुरू कर दें। अगर फैशन चेंज हो गया है तो जो नया फैशन आया है उसके अनुसार हम अपना व्यवसाय शुरू करें, उसके हिसाब से सामान मंगवाना शुरू कर लें। तीसरा पॉइंट देखिए, जोखिमों को ज्ञात करना। व्यावसायिक वातावरण में हम बहुत अच्छे से जानते हैं व्यवसाय व जोखिम क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यवसाय के बारे में स्पेशली यह कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, जोखिम नहीं लेंगे तो हम व्यवसाय नहीं कर सकते, हम कमा नहीं सकते ना, आमदनी हमारी नहीं हो सकती। तो ये तो क्लियर है, व्यवसाय है तो वहाँ पे जोखिम होगा ही होगा। इसलिए बोला जाता है व्यवसाय और जोखिम क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के में दोनों पहलू का जैसे महत्व होता है ना, वैसे व्यवसाय है तो वहाँ जोखिम का होना निश्चित है, कुछ ना कुछ जोखिम आते ही रहेगा। तो व्यावसायिक वातावरण से हमको जोखिम का आकार, प्रकार, स्वभाव, मात्रा ये पता चल जाता है कि मतलब किस तरह की जोखिम आने वाली है। जैसे अगर मान लो आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यवसाय में क्या परेशानी आ सकती है आगे चल के, व्यवसायिक वातावरण को देखते हुए ना। व्यवसाय का वातावरण को देखते हुए अगर आप ठंडे जगह पे रह रहे हैं, बर्फबारी वाला जगह में रह रहे हैं, तो आपको पता है कभी भी बर्फबारी हो सकता है, कभी भी हमको परेशानी हो सकती है, तो उस तरह का पहले से तैयारी करे रहेंगे, है ना, कि जोखिम अगर मान लो अचानक से ऐसा जोखिम आता है तो उस जोखिम से हम कैसे निपटेंगे, इसकी तैयारी हम वातावरण को देखते हुए पहले से ही कर लेते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण हमें जोखिमों को ज्ञात करने में क्या करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट देखिए, पर्यावरण अवसरों का सदुपयोग। पर्यावरण जो यहाँ का जैसा भी पर्यावरण होता है, वहाँ बहुत सारे शु अवसर मिलते हैं, अच्छे अच्छे अवसर भी मिलते हैं, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं?
ये भी आप जानते होंगे कि कुछ जगह होते हैं, मैं अपने एग्जाम्पल के रूप में जसपुर का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं जसपुर से रिलेटेड हूँ। तो बताऊँगी यहाँ पे बारिश के समय में मशरूम, जिसको हम यहाँ खुखड़ी बोलते हैं ना, खुखड़ी और पुट्टू, ये सब का अपने आप पैदावार होता है, वो अपने मतलब क्या बोलते हैं निकलता है, एक गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, यहाँ पर्यावरण रूप से मिलता है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है, व्यवसाय करने का सुअवसर प्रदान करता है, जो बाकी जगहों में नहीं मिल पा रहा है वो यहाँ अगर है तो यहाँ से हम भेज सकते हैं, उसका आयात निर्यात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों में बहुतायत से पाई जाती है। जसपुर में नाशपाती का भी बहुत ज़्यादा खेती होता है, नाशपाती होता है, टमाटर, यहाँ लुड़ेक करके एक जगह है जिसको टमाटर की राजधानी बोलते हैं, तो यहाँ टमाटर बहुत होता है। ये सब क्या है, यहाँ का पर्यावरण जो है वो इस तरह का है कि यहाँ एक फसल हो सकता है, यहाँ पे इसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये वातावरण के अनुसार हम इस चीज़ का अगर खेती करें तो ये क्या है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व है ना, उसको उस चीज़ में खेती करके हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है पर्यावरण अवसरों का सदुपयोग होता है व्यावसायिक वातावरण से। व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि जहाँ हम व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे जो उत्पन्न अवसर है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकें, है ना। जहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा बहुतायत से मिल रही है उस बहुतायत को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं सु अवसर के रूप में। हाँ, बहुत सारी जगह में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अन्य स्थानों पे नहीं मिलती हैं। तो ऐसे चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, 5वां नंबर पॉइंट, योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। योजनाओं उद्देश्यों के मूल्यांकन में यह कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पहले क्या करता है, अपने हिसाब से व्यवसाय करना प्रारंभ करता है, लेकिन जब देखता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तब वो दोबारा जब उसको जब झटका लगता है ना, भारत के व्यवसायियों को झटका लगता है कि यार हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे, तब वो प्लानिंग करके कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सफल व्यवसायी लोग जो रहते हैं वो लोग पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग के अनुसार कार्य करते हैं और बीच बीच में मूल्यांकन भी करते हैं कि सही हमारा जो योजना उद्देश्य हमने बनाया है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक वातावरण ये कहता है कि जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उसका पहले से हमको क्या करना चाहिए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए योजना तैयार करना चाहिए और उस योजना के अनुसार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि वातावरण की आवश्यकता के अनुरूप विद्यमान योजना उद्देश्यों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। ताकि मतलब उस अगर परिवर्तन करना है, अगर हम अपनी योजनाओं में उद्देश्य में, तो उसमें परिवर्तन कर सके। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस प्रारंभ किया है, आपने प्लानिंग किया हुआ है, अब जब आगे चल के आपको पता चल रहा है कि नहीं इसमें कुछ परेशानी आ रहा है या ये योजना हमारी सफल नहीं होती हुई दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी योजना में चेंजिंग ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि। व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि कैसे होती है। आधुनिक युग में व्यवसाय की सफलता समृद्धि इसके वातावरण के विश्लेषण और अध्ययन पर ही निर्भर करती है। मतलब जहाँ पे हम व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ का वातावरण उस व्यवसाय के लिए कैसा है, वहाँ पर वो व्यवसाय सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका क्या करना पड़ता है, पहले समुचित अध्ययन और विश्लेषण करना होता है। मान लीजिए आप कुछ ऐसे जगह में रहते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ, अगर किसी ठंडे प्रदेश में आप रह रहे हैं, अब वहाँ पे आप बर्फ़ की फैक्ट्री डालना चाहेंगे, तो ज़ाहिर बात है आपका बर्फ़ का फैक्ट्री ज़्यादा नहीं चल पाएगा, है ना? क्योंकि वहाँ का वातावरण इस टाइप का नहीं है कि वहाँ आपकी व्यवसाय सफल हो सकती है। वहाँ ठंडा जगह कौन आपका बर्फ़ खाएगा, ठीक है? और अगर आप ठंडे जगह में इसका बिज़नेस करते हैं, कॉफ़ी का करते हैं, कोई गर्म पेय पदार्थ का करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ चलेगा, है ना? गर्म चीज़ चल सकता है। तो व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि किस पर डिपेंड करती है, वहाँ के वातावरण के समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण पर निर्भर करती है। कोई भी उपक्रम, कोई भी संस्था अपने वातावरण के अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकती। जो आसपास का वातावरण है
उसका अध्ययन करके ही हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इस बारे में एक प्रबंध शास्त्री हैं हॉस तथा एंथोनी नाम के, इन्होंने कहा है कि कोई भी संगठन जो अपने वातावरण के संपर्क में नहीं है वह दीर्घकाल में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं, वो जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उस व्यवसाय के अनुकूल है या नहीं है, अगर हम बिना प्लानिंग के ऐसा करते हैं तो वो व्यवसाय क्या होगा, मतलब थोड़े कुछ दिन के बाद क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठंडा जगह है ना, ठंडा प्रदेश में आप कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस करने जा रहे हैं, आइसक्रीम का बिजनेस करने जा रहे हैं, बर्फ़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो क्या होगा, आने वाले समय में धीरे धीरे वो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बिक्री ही नहीं होगा, उसका डिमांड ही नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यवसाय की सफलता समृद्धि के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए, हम लोग देखते हैं उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण। संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रभावकारी एवं मितव्ययी वितरण के लिए वातावरण का अध्ययन आवश्यक होता है। संस्था का जो हम लोग उत्पादन करते हैं, जो सेवा हम लोग देते हैं, उसका प्रभावकारी होना और मितव्ययी वितरण, मितव्ययी मतलब कम खर्च में उसका वितरण करने के लिए वहाँ के वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वस्तु के उत्पादन व वितरण कार्य जो है वो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब जो हम लोग उत्पादन किए हैं, जो सामान हमारी तैयार हुई है ना, जो फैक्ट्री हमने तैयारी किया है, उत्पादन किया है, वो चाहे हमारी सेवाओं का वितरण करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। मतलब उत्पादन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के वातावरण में हमें जो सामान मिल रहा है वो कैसे मिलना चाहिए, कम खर्च में मिल जाना चाहिए, मितव्ययिता के साथ मिलना चाहिए, तभी तो हम उसको वितरण करने में हमारा खर्च कम आएगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे एरिया में रहते हैं, सामान तैयार करते जहाँ पे परिवहन का साधन नहीं है, तो हमारा परिवहन का साधन नहीं, तो जाहिर बात है जब हम सामान को उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे तो वितरण का खर्च उसमें जोड़ लेंगे, है ना, जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो खर्चीला हो जाएगा। तो वातावरण का ध्यान रखते समय इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम उत्पाद और सेवाओं का वितरण कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रभावकारी होना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए। प्रभावकारी से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो सामान आप प्रोडक्ट तैयार किए हैं वो उपभोक्ता तक पहुंचते तक उसका जो स्थिति है वो कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। पता चल रहा है जो सामान तुरंत खराब होने वाला है उसको आप उपभोक्ता तक पहुंचाने में 3 दिन लगा दिए, सामान खराब हो जाएगा। तो इस तरह का व्यावसायिक वातावरण में वो सामान तैयार नहीं करना चाहिए। मतलब व्यवसाय करते समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वहाँ के वातावरण को ध्यान में रखते हुए। अगला पॉइंट देखिए, उपक्रम का जीवन। प्रत्येक संस्था का जीवन उसके वातावरण से काफ़ी सीमा तक प्रभावित रहता है। प्रत्येक संस्था का जीवन उसके वातावरण से काफ़ी सीमा तक प्रभावित रहता है। मतलब जो भी एग्जांपल मैं पहले आपको दी, वहाँ के वातावरण, ठंडा जगह है, वहाँ पे अगर आप ठंडा बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो उसका जीवन किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के वातावरण पे निर्भर करता है कि वो बिजनेस आपका कितने लंबे समय तक चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संसाधनों की प्राप्ति। व्यवसाय को अनेक संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है। इन संसाधनों की न्यूनतम लागत पर प्राप्ति के लिए संपूर्ण वातावरण के अध्ययन का होना विशेष महत्व है। मतलब जहाँ पे जिस चीज़ का आप बिजनेस करने जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, बिजनेस आसान, मतलब इजी वे में चल सकता है ना, आसानी से हमको चल। जैसे आप कपड़े का बिजनेस करने जा रहे हो, तो कपड़े के बिजनेस के लिए जो भी चीज़ चाहिए, कच्चा माल है ना, वो कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। वहाँ पे श्रमिक आसानी से मिलने चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे आप फैक्ट्री खोलने जा रहे हो वहाँ पे भूमि उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ मिलते हैं हमको आसानी से, तो हम वहाँ पे बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है संसाधनों की प्राप्ति जहाँ पे आसानी से सारी हो जाए, वहाँ के वातावरण को देखते हुए हमको वहाँ पे व्यवसाय करना चाहिए, उस चीज़ का व्यवसाय करना चाहिए जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रभावकारी निर्णय। वातावरण से हटकर लिए गए निर्णय कभी भी सफलता प्रदान नहीं कर सकते। अगर हम व्यवसाय के वातावरण को ध्यान में न रखते हुए कुछ अपना योजना बनाते हैं, व्यवसाय प्रारंभ करते हैं,
तो सफलता प्रदान नहीं कर सकते। ठोस निर्णय के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अगर कुछ फाइनली आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ के वातावरण का अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय के लिए उसके वातावरण का अवलोकन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन किए बिना व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन करना कैसा है, कठिन कार्य है। ये 10 पॉइंट में हम लोग व्यावसायिक वातावरण का महत्व देखते हैं। परीक्षा में 6 पॉइंट तक आता है। आप इनमें से 6 पॉइंट जो भी आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं, पहले समझ के, और फिर उसके बाद आप उसका डिटेल तो खुद भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा व्यवसाय का निर्धारण। व्यावसायिक वातावरण का महत्व है व्यवसाय का निर्धारण। जब व्यवसाय का हम निर्धारण करते हैं उस समय हमें व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर व्यवसाय का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय में होने वाले, व्यावसायिक वातावरण में होने वाले नित्य प्रतिदिन जो चेंजिंग आते रहते हैं, जैसे उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, इन सारी चीज़ों का जानकारी हमको किससे मिलता है, व्यावसायिक वातावरण से मिलता है। तो इसका ध्यान रखते हुए, परिवर्तनों का ज्ञान करते हुए हमें प्लानिंग करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जोखिमों को ज्ञात करना। व्यवसाय व जोखिम दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों का साथ साथ रहना क्या होता है, स्वाभाविक होता है, किंतु अधिक जोखिम से खतरा भी बढ़ने लगता है। इसलिए व्यावसायिक वातावरण से जोखिम का आकार, स्वभाव व मात्रा ज्ञात करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें योजना तैयार करके जोखिम से निपटने का तैयारी करना चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए, पर्यावरणीय अवसर का सदुपयोग। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे पर्यावरण के बहुत सारे सुअवसर मिलते हैं। उन सुअवसरों का हमको क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। यह व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक होता है। व्यावसायिक वातावरण में विभिन्न घटक रहते हैं। इन घटकों का प्रभाव पर व्यवसाय पर असर पड़ता है। अतः पर्यावरण का अनुचित अवसरों पर सदैव लाभ उठाना चाहिए, है ना। मतलब पर्यावरण का जैसा भी आपको अवसर मिल रहा है, जहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही थी कहाँ पे क्या चीज़ का फसल ज़्यादा होता है, तो उस समय उस चीज़ का ज़्यादा खेती करके उसमें विशेष रूप से ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरणीय अवसरों का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया था, लुड़ेग में टमाटर बहुत होता है, तो आप टमाटर की अच्छी खेती करके क्या कर सकते हो, बाकी जगहों में टमाटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं हम लोग, है ना। उससे क्या होगी, अच्छी खासी कमाई हो सकती है। योजनाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। योजनाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन करने का मतलब है प्लानिंग करें, प्लानिंग करके अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और उसी उद्देश्य के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करें और बीच बीच में क्या करें, उसका मूल्यांकन करते जाएं कि हमारी योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही है। व्यवसाय की सफलता और समृद्धि भी व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। कोई भी उपक्रम अपने वातावरण के अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता। मतलब कोई भी संस्था है वो अपने वातावरण के अध्ययन से ही आगे सफलता प्राप्त कर पाता है। उत्पादों एवं सेवाओं का वितरण। उत्पादन सेवाओं का वितरण से हमारा तात्पर्य है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो सेवा तैयार कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, प्रभावकारी और मितव्ययी होना चाहिए। उपक्रम का जीवन अगला पॉइंट था हमारा। प्रत्येक संस्था का जीवन उसके वातावरण से काफ़ी सीमा तक प्रभावित होता है। अगर वातावरण अच्छा है उपक्रम के लिए तो उसका जीवन क्या होगा, लंबा होगा, दीर्घकाल का होगा। अगर उसका वातावरण, उस संस्था का वातावरण व्यवसाय के अनुकूल नहीं है तो उसका जीवन कैसा होगा, छोटा होगा। संसाधनों की प्राप्ति। जहाँ हम व्यवसाय करने जा रहे हैं वहाँ का व्यावसायिक वातावरण को देखते हुए संसाधनों की प्राप्ति पे हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ पे श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, है ना, मशीन, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं होती है, वहाँ पे हमारा व्यवसाय हम प्रारंभ कर सकते हैं। वो व्यावसायिक वातावरण के लिए क्या है, वो अनुकूल है। लास्ट देखेंगे हम लोग, प्रभावकारी निर्णय। वातावरण से हटकर लिए गए निर्णय कभी भी सफलता प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए ठोस निर्णय लेने के लिए हमको व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवसाय के लिए उसके वातावरण का अवलोकन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक वातावरण के घटक। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। व्यावसायिक वातावरण के दो घटक होते हैं, आंतरिक घटक और बाह्य घटक।
तो पहले हम लोग देखते हैं आंतरिक घटक। ये जो आपको अंदर डायग्राम में दिख रहा होगा, अंदर गोला के अंदर है ना, ये क्या है? आंतरिक घटक, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होता है? जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इन पर मालिक स्वामी जो होते हैं व्यवसाय के, उनका नियंत्रण होता है। वो इस पर इसको अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। नियंत्रण होता है कहने का मतलब उस पे अपना हाथ रहता है, वो ठीक कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बाह्य वातावरण जो रहता है वो स्वामी मालिक के हाथ में नहीं रहता, वो बाहरी रहता है, उस पे हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं आंतरिक वातावरण कौन कौन से हैं। श्रम प्रबंध की क्षमता कुशलता, व्यावसायिक दृष्टिकोण, उत्पादन की तकनीक प्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता, संगठन संरचना, व्यवसाय की नीति या नियम, व्यवसाय का लक्ष्य, व्यवसाय की विचारधारा। ये सारी चीज़ कैसे हैं? इनमें हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे श्रम प्रबंध की क्षमता कुशलता, अगर आपको व्यवसाय के लिए लगता है कि अधिक श्रमिक की आवश्यकता है तो आप श्रमिक की संख्या बढ़ा सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ाना है तो आप प्रशिक्षण करा सकते हैं, उससे क्षमता कुशलता बढ़ सकता है। अगर आपका व्यवसाय थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो श्रमिक लोगों की संख्या कम कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण को आप चेंज कर सकते हैं, है ना? आपका व्यवसाय दृष्टिकोण अगर ऐसा बना हुआ है कि हमें पर ईयर इतना कमा लेना है, लेकिन किसी कारण से नहीं कर सकते, तो आप उस दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम का टारगेट लेके चल सकते हैं। उत्पादन की तकनीक प्रणाली आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, है ना? अभी नया टेक्नोलॉजी कुछ आ गया है तो अपने उत्पादन का टेक जो मशीन है उसमें चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आप चेंजिंग कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। संसाधनों की उपलब्धता, अगर आप जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे जो संसाधन है उसकी उपलब्धता आपके साथ कैसी है? आपको ज़्यादा सामान की आवश्यकता है, आप ज़्यादा सामान मंगा सकते हैं। अगर आपको कम की आवश्यकता है तो आप कम भी कर सकते हैं। संगठन संरचना, संगठन संरचना जो आपके पास काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी संगठित जो संगठन है उनकी संख्या में आप कमी या बढ़ोतरी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उनकी संगठन की संरचना जो होती है उसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। व्यवसाय की नीति या नियम ये भी आपके हाथ में, आप चेंज करना चाहें तो आपकी जो व्यवसाय की नीति नियम है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आंतरिक वातावरण वाला। जो बाह्य वातावरण वाला चेंजिंग है जो सरकार के हाथ पे रहता है उससे आप चेंज नहीं कर सकते। व्यवसाय का लक्ष्य, जो आपने व्यवसाय का लक्ष्य बनाया है उसको अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम अच्छी हो रही है, आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम किसी कारण से व्यवसाय हमारा रुका हुआ है, जैसे अभी है ना, अभी का जो समय है हम लोग लॉकडाउन में पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन का जो समय है तो लॉकडाउन वाले टाइम में क्या है, व्यवसाय का लक्ष्य मान लीजिए जैसा भी उसने लक्ष्य बना कर रखा होगा व्यवसायी लोगों के द्वारा किया गया होगा, वो क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है। अभी तो अधिकांश समय लॉकडाउन में चल दे रहा है, तो जो भी टारगेट बना के रखे होंगे व्यवसायी लोग वो टारगेट तो पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना लक्ष्य को बदल सकते हैं, है ना, चेंजिंग ला सकते हैं। अगर ये सोच के चले थे कि हर महीना हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, अब पूरे टाइम तो दुकान ही बंद रहता है तो कहाँ से 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो व्यवसाय का लक्ष्य क्या हो गया, चेंज हो गया, कम हो गया टारगेट हमारा। व्यवसाय की विचारधारा, व्यवसाय की जो विचारधारा है, कुछ लोगों का विचारधारा रहता है कि मिलावट करके या कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, कुछ लोगों का विचारधारा रहता है कि नहीं, जैसा अच्छा सामान देंगे, गुणवत्तापूर्ण देंगे, है ना, तो ये विचारधारा को आप, ये भी आपके हाथ में है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। वैसे इस विचारधारा में हमेशा इसी विचारधारा के साथ बिजनेस करना चाहिए कि हमें गुणवत्तापूर्ण वस्तु वो उपभोक्ता तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनका विश्वास हम पर हमेशा के लिए बना रहे, है ना। ये क्या हमारा आंतरिक वातावरण क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं इसमें हम अपने हाथ में है चेंजिंग करना, उसमें परिवर्तन करना, हम अपने जो हम मतलब व्यवसाय का मालिक स्वामी है ना वो उसमें चेंज कर सकता है। और फिर हम देखते हैं व्यवसाय के बाह्य वातावरण, जो गोला के बाहर बाहर वाला है वो क्या है, बाह्य वातावरण है। इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक वातावरण होते हैं बाह्य वातावरण में। और कौन कौन से होते हैं देखेंगे हम। भौतिक वातावरण, राजनैतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, नैतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। फिर जब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ,
वित्त की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन, श्रम नीतियाँ, जनता की आय, बाजार की दशाएं, सरकारी नीतियाँ। ये सब जितने भी बाह्य घटक वाले जो अ, कारण हैं, वातावरण जो है बाह्य वातावरण, ये एक व्यवसाय के हाथ में नहीं रहता, इसमें चेंजिंग जो वो नहीं कर सकता है ना। ना तो उसमें इसका हस्तक्षेप कर सकता है, ना वो अपने हिसाब से कुछ काम कर सकता है। भौतिक वातावरण, अचानक से भौतिक वातावरण चेंज हुआ तो बेचारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। राजनीतिक वातावरण भी बदलते रहता है, कभी दंगे की स्थिति आ गई, कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, कभी चाइना से बमबारी हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। वैधानिक वातावरण, कभी किसी चीज़ में रोक लगा दिया गया, इस वस्तु का बिक्री नहीं करना है। जैसे अभी कानूनी रूप से पॉलीथीन का भी बिक्री का है कि ना, पॉलीथीन में सामान नहीं बेचना है। पॉलीथीन अगर किसी दुकान में मिलता है तो उस पे जुर्माना लगाया जाएगा। ये सब वैधानिक वातावरण है ना। इसमें भी वो मनमानी नहीं कर सकता कि नहीं हम चुपके चुपके बेचेंगे, और चुपके चुपके पॉलीथीन में डाल के बेच रहा है, किसी ने तो पकड़ा सकता है, फिर उसको फाइन देना होगा, जुर्माना देना होगा। ऐतिहासिक वातावरण होते हैं, उसमें भी कुछ कुछ कारण आते जाता है, जिस वजह से इन सारे वातावरण को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। फिलहाल हम इतना समझते हैं, व्यावसायिक वातावरण के दो घटक हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में कौन कौन से घटक है, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक बात क्या होता है, जो कि व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं, वो आर्थिक होते हैं। और गैर आर्थिक क्या होता है, जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, वो गैर आर्थिक होते हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक वातावरण के घटक। आंतरिक वातावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। आंतरिक वातावरण के घटक हैं व्यवसाय की नीतियां, नियम व योजनाएं, और दूसरा व्यवसाय के उद्देश्य, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण, व्यवसाय की उत्पाद प्रणाली, व्यवसाय के साधन संसाधन, व्यवसाय का संगठन संरचना, व्यवसाय की मजदूरी नीति आदि। ये व्यवसाय के आंतरिक घटक होते हैं। इनका व्यवसाय की गतिविधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इनका नियंत्रण व्यवसाय के स्वामी के हाथ में रहता है, अतः आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर लिया जाता है। मतलब व्यवसाय की नीति नियम जो बनाए उसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं, उद्देश्य, लक्ष्य और दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। व्यवसाय की उत्पाद प्रणाली को हम बदल सकते हैं, साधन संसाधन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। व्यवसाय का संगठन संरचना जो है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। व्यवसाय की जो मजदूरी नीति है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, व्यवसाय के मालिक के हाथ में रहता है, व्यवसाय के स्वामी के हाथ में रहता है। इसमें हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर देखते हैं व्यवसाय का बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है। व्यवसाय की प्रगति, विकास, शिथिलता आदि बाह्य वातावरण पर निर्भर करती। शिथिलता मतलब व्यवसाय का रुक जाना, कम हो जाना, धीरे हो जाना। व्यवसाय के बाह्य वातावरण को दो भागों में विभक्त किया जाता है, इसको बांटा भी कहते हैं ना, दो भागों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। पहला है आर्थिक बाह्य वातावरण और दूसरा है गैर आर्थिक बाह्य वातावरण। अब हम देखते हैं आर्थिक वातावरण की विशेषता। आर्थिक वातावरण की पहली विशेषता है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। आर्थिक नाम से क्लियर होता है, अर्थ संबंधित है ना, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। आर्थिक वातावरण में मानव की वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपयोग, उपभोग, व्यय, आय अर्जन आदि से संबंधित होती है। मतलब मनुष्य का जो भी काम होता है ना, खरीदना, बेचना, उपभोग में करने में, कुछ चीज़ को यूज करने में, उपयोग करने में जो खर्च करना पड़ता है, वो आय अर्जन, आय कैसे कमाया जाए, है ना, इस सारे चीज़ से संबंधित होता है आर्थिक क्रिया। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि तथा सेवा से संबंधित समस्त वित्तीय क्रिया जो होती हैं वो आर्थिक क्रिया से संबंधित होती हैं। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित जो भी क्रिया होती है, अर्थ से संबंधित, वो सब क्या चीज़ है, आर्थिक क्रिया है। दूसरा है पर्यावरण से प्रभावित। आर्थिक वातावरण पर्यावरण से प्रभावित होते रहता है। कौन से पर्यावरण, भौतिक वातावरण से, हवा, तूफान, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा आदि से आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक वातावरण से भी आर्थिक वातावरण प्रभावित होती है। किस तरह से प्रभावित होती है, मतलब जहाँ पे जिस तरह का वातावरण रहता है, पर्यावरण रहता है, उस तरह से व्यवसाय किया जाता है ना।
जैसे मान लीजिए जहाँ पे खनिज संपदा ज़्यादा है, वहाँ पे खनिज संपदा से संबंधित व्यवसाय किया जाता है। जहाँ पे क्या बोलना चाहिए, मिट्टी अगर अच्छी है जहाँ की, वहाँ पे उस मिट्टी से संबंधित जो भी चीज़ का फसल हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, उसका किया जाता है ना। अभी फिर एग्जांपल में जसपुर आ रहा है मेरा। जसपुर में चाय बागान के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है यहाँ पे, तो आजकल यहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। कभी आप लोग इधर घूमने आएंगे तो यहाँ एक सारूडी नाम का जगह है, वहाँ पे चाय का बागान देख सकते हैं। चाय वहाँ पे है। फिर सोगड़ा आश्रम है एक जगह, वहाँ भी चाय का बागान है। कभी मतलब कभी आना हुआ इस तरफ तो ये एक बहुत अच्छी सी जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं चाय का बागान, जो कि पहले हम लोग सोचते थे सिर्फ आसाम में मिल सकता है ना, ऐसा नहीं। इसका यहाँ पे और भी जगह पे उस तरह की मिट्टी है जहाँ पे चाय की खेती की जा सकती है। ये भी क्या है, आर्थिक वातावरण से संबंधित। यहाँ पे इसकी खेती करके अर्थ कमाया जा सकता है। अर्थ कमाया जा सकता है मतलब पैसा कमाया जा सकता है। तीसरा है सरकार द्वारा संचालन। आर्थिक वातावरण का संचालन व निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि वित्त को निर्गमित कर अर्थव्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने का कार्य किसका रहता है, सरकार का रहता है। सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक करता है। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार द्वारा संचालन होता है और सरकार की ओर से यह कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वित्त निर्गमित करने का कार्य किसके द्वारा होता है, सरकार द्वारा। सरकार किस कहने पे कौन करता है, मतलब सरकार की ओर से यह कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। फिर आर्थिक वातावरण का चौथा विशेषता है कि यह आम जनता से संबंधित होता है। प्रत्येक सामाजिक मनुष्य आर्थिक वातावरण से दूर नहीं हो सकता। हमारे लिए अर्थ जरूरी है, इनकम करना कमाना जरूरी है, इसलिए हम आर्थिक वातावरण से दूर नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, धन कमाना चाहता है। तो धन कमाने की लालसा होने के कारण हर व्यक्ति, आम जनता जो भी हो, वो आर्थिक वातावरण से संबंधित होता है। ये आर्थिक वातावरण की विशेषता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग, पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने पर समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगता है। इससे राष्ट्रीय आय में जहाँ वृद्धि होती है, वहीं राष्ट्रीय विकास दर में भी वृद्धि होती है। पर्याप्त मात्रा में अगर पूंजी उपलब्ध रहेगा तो उससे क्या होगा, समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगेगा, है ना। तभी हमारे पास मानवीय संसाधन है, प्राकृतिक रूप से संसाधन है। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, पूंजी की उपलब्धता से ही कर सकते हैं। अगर हमारा पूंजी नहीं है तो फिर हमारा हाथ बंधा रहेगा। बहुत जगह आप सुनते होंगे ना कि प्राकृतिक रूप से एकदम परिपूर्ण होते हुए भी वो जगह बैकवर्ड है ना, मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, उन्नति दिखाई नहीं देता है। तो उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे पूंजी की उपलब्धता कम होती है। अगर पूंजी उपलब्ध रहेगा तो जाहिर बात है फैक्ट्री वैक्ट्री खुलने लगेगा, वहाँ पर आर्थिक वातावरण कैसा होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। तो आर्थिक वातावरण के लिए विशेषता है कि वहाँ पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता का होता है। इस नियोजन का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त साधनों पर किसका अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। इस नियोजन का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना होता है। आर्थिक वातावरण का यह विशेषता है। छठवां सातवां नंबर पे नियोजित अर्थव्यवस्था। लास्ट पॉइंट देखते हैं आर्थिक वातावरण का हम, नैतिकता। आर्थिक वातावरण जनता की नैतिकता को भी प्रभावित करता है। यह नैतिक स्तर से आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में अर्थ मतलब नोट मनी कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात हो गई है। जो आर्थिक वातावरण है वो इस बात की भी विशेषता है उसकी कि यह नैतिकता को प्रभावित करता है। मतलब हम पैसे कमाने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ना। जो हम लोग मिलावट देखते हैं या फिर 2 नंबरी काम देखते हैं, मेडिकल स्टोर में सोचते हैं कि बहुत सारी दवाओं में मिलावट हो जाता है, जो कि क्या होता है, किसी की भी जान ले सकता है ना, बहुत खतरनाक होता है ये सब चीज़। तो पैसा तो कमाना है, अर्थ कमाना है, लेकिन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तो आर्थिक वातावरण
जनता की नैतिकता को भी प्रभावित करता है या नैतिक स्तर से आर्थिक वातावरण भी प्रभावित होता है। वर्तमान समय में अर्थ मनी कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात हो गई है। एक बार आर्थिक वातावरण की विशेषता को फिर से बता दे रही हूँ। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ बताती गई हूँ, तो शायद आप मिक्स हो गया होगा सारा बात ना, जो बताना है वो एग्जाम्पल के साथ मिक्स हो गया होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक वातावरण में मानव की वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपभोग, व्यय, आय अर्जन आदि से संबंधित होती है। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि तथा सेवा से संबंधित समस्त वित्तीय क्रिया आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पर्यावरण से प्रभावित आर्थिक वातावरण अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते रहता है, जैसे भौतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, हवा, तूफान, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा आदि। इसी प्रकार राजनीतिक वातावरण से भी आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, सरकार द्वारा संचालन। आर्थिक वातावरण का संचालन व निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि वित्त को निर्गमित कर अर्थव्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने का कार्य सरकार का होता है। सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, आम जनता से संबंधित। आर्थिक वातावरण आम जनता से संबंधित होता है। प्रत्येक सामाजिक मनुष्य आर्थिक वातावरण से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने की लालसा रखता है। पांचवा पॉइंट देखिए, पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने पर समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगता है। इससे राष्ट्रीय आय में जहाँ वृद्धि होती है, वहाँ राष्ट्रीय विकास दर में भी वृद्धि होती है। अगला देखते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता द्वारा होता है। इस नियोजन का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना होता है। लास्ट देखते हैं हम लोग, नैतिकता। आर्थिक वातावरण जनता की नैतिकता को भी प्रभावित करता है या नैतिक स्तर से आर्थिक वातावरण भी प्रभावित होता है। आज के समय में, मतलब वर्तमान समय में, अर्थ मनी कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात हो गई है। आज के समय में रुपए कमाने की होड़ में लोग नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास यहाँ तक है। थैंक यू। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप जानते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। थैंक यू।